हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो आपको वैसे भी दिख रहा होगा। फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये हर चैप्टर को कवर करेंगे, जिस भी चैप्टर में से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप इसको एंड तक देखेंगे तो आपको ये सेशन 100% इतना पसंद आएगा कि आपको उसको लाइक करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं क्या है। सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। ये टॉपिक जिससे है वो है साउंड। तो यहाँ पर ये साउंड का क्वेश्चन है। चैप्टर साउंड आपकी क्लास 10th में है, आईसीएसई बोर्ड के लिए है ये। अब यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आपके पास 4 टेस्ट ट्यूब हैं। चारों टेस्ट ट्यूब आपको दिख रही हैं। सबका जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है। फिल्ड विद वाटर 12, 14, 16 एंड 18 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी पहले में 12 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है, दूसरे में 14 है, तीसरे में 16 है और फोर्थ में 18 है। इफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज प्लेस्ड ओवर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब डी। यानी आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, मान लो ये ट्यूनिंग फॉर्क है और आपने इसको डी टेस्ट ट्यूब के जस्ट पास में रखा हुआ है और आपको एक लाउड साउंड हियर हो रही है। अब आपको ऑब्जर्वेशन बतानी है इन चारों टेस्ट ट्यूब की और आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी है जिसमें क्या आपको दिखेगा। कहीं पे वॉइस ज़्यादा दिखेगी, कहीं पे कम दिखेगी या कहीं पे दिखेगी नहीं। तो क्या क्या है, विद रीज़न हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क जब वाइब्रेट करेगा तो उससे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर को टेस्ट ट्यूब कितना अनफिल्ड यानी एम्प्टी कितना है। तो अगर हम डी वाले टेस्ट ट्यूब को देखें, टोटल 20 सेंटीमीटर है और फिल्ड कितना है 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ 2 सेंटीमीटर जो है वो अभी यहाँ पर खाली है, यानी वहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स है। अब उसके बाद हम देखते हैं 16, यानी ये वाला जो है दूसरा सी वाला, ये 16 सेंटीमीटर फिल है। तो 20 में से 16 फिल है तो बचा कितना 4 सेंटीमीटर, ये अनफिल्ड है। सो ऐसे ही हम बी वाले में देखते हैं। बी वाला क्या है 14 सेंटीमीटर फिल्ड है। तो ये फिल्ड जितना नहीं होगा वो हो गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पर जब आप देखते हैं फर्स्ट वाला टेस्ट ट्यूब जो कि 12 सेंटीमीटर फिल्ड है, तो यहाँ पर बचा कितना 8 सेंटीमीटर जो अनफिल्ड है। यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2 सेंटीमीटर में एयर है, 4 में, 6 में और 8 में एयर है। यानी एयर जब वाइब्रेट करेगी तभी साउंड क्रिएट होगी। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल, आप सबको पता होगी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। यानी जैसे जैसे लेंथ ऑफ एयर कॉलम बढ़ता है, इसे हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। यानी जैसे जैसे लेंथ ऑफ एयर कॉलम बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी वैसे वैसे कम होती जाएगी। यानी फ्रीक्वेंसी और लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो एट द सेम टाइम फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब आप ध्यान से देखो तो ये एक 2 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है। मैं मान लेती हूँ फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर लेंथ में फ्रीक्वेंसी जो है वो बनी f0। कोई भी आप अपने मन से मान सकते हो, 0, 1 कुछ भी मान लो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी f भी मान सकते हो। अब आपने देखा कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, लेंथ जो है 2 से 4 हो गई। तो लेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, जितनी लेंथ बढ़ा रही हूँ उतनी ही फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज। मतलब अगर ये f0 है तो इसको लिख दिया f0/2, ठीक है, आधी कर दी, क्योंकि लेंथ बढ़ गई है, लेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। अब और देखा, और लेंथ बढ़ रही है, कितने गुना, 3 गुना बढ़ी, तो फ्रीक्वेंसी को भी हमने 3 टाइम्स डिक्रीज कर दिया। डिवाइड बाय कर रही हूँ तो डिक्रीज हो गया। फिर हमने इसमें देखा कि लेंथ बढ़ी, फिर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। अब लेंथ 8 हो गई, यानी 2 से 4 टाइम्स बढ़ गई है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लेट ये फ्रीक्वेंसी अगर मैंने f मानी है तो दूसरी f, अगर एक f0 है तो एक f0/2, एक f0/3 और एक f0/4। अब आपको ये तो समझ में आ गया। अब आपको एक चीज़ याद करनी है, अगर आपको याद हो, आपने साउंड में पढ़ा हो कि ये जो आपके पास में टेस्ट ट्यूब दे रखी है, इसका एक एंड जो है वो फिक्स्ड है। यानी एक एंड फिक्स्ड है और एक ओपन है। और आपको ध्यान हो तो जब एक एंड फिक्स्ड होता है मतलब क्लोज और दूसरा ओपन एंड होता है, तब जो वो फ्रीक्वेंसी सेटअप करता है वो फ्रीक्वेंसी सेटअप करता है ऑड हार्मोनिक्स में। यानी ऑड फ्रीक्वेंसी से ही साउंड क्रिएट होती है, ऑड हार्मोनिक्स। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये f0 है, ये f0/2 है, ये f0/3 है, ये 4 है। अगर हम उस f0 उसको 1 लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डिवाइड में। अगर आप यहाँ से देखें तो आपको ऑड हार्मोनिक्स कहाँ कहाँ से दिखेगा, एक तो इस सेक्शन से दिख रहा है ऑड हार्मोनिक्स और एक आपको इससे दिख रहा है। इसका मतलब है कि जो आपके पास B और D टेस्ट ट्यूब हैं ये क्रिएट कर रही हैं ऑड हार्मोनिक्स। और जब ऑड हार्मोनिक्स क्रिएट कर रही हैं तो फॉर श्योर इसमें साउंड सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पर ये कौन सा केस चल रहा है, फिक्स्ड और ओपन वाला। इसका मतलब इस केस में साउंड हमें सुनाई देगी।
लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ए और सी टेस्ट ट्यूब, यहाँ पर जो हार्मोनिक्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं इवन हार्मोनिक्स। और इवन हार्मोनिक्स में क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे F0/4 है और एक F0/2 है, जो कि किस वाले टेस्ट ट्यूब में है, ए और सी में। जब यहाँ पर आपको इवन हार्मोनिक्स दिख रहे हैं तो इवन हार्मोनिक्स में आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ये केस कौन सा है, फिक्स्ड और ओपन का। तो यहाँ पर नो साउंड इज हियर, इस केस में कौन से में, ए और सी टेस्ट ट्यूब में। तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पहले पूछा था आप ऑब्जर्वेशन बताओ, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, पहली ऑब्जर्वेशन में आप बोलोगे ए और सी में से कोई साउंड नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ही क्या बना रही हैं, इवन हार्मोनिक्स। सबसे पहली चीज, आप चाहो तो इसे पूरा इससे शो भी कर सकते हो। बी पार्ट में यहाँ पर अब आपको इसकी सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या होगी, डी पे तो ट्यूनिंग फॉर्क रखा ही है, वहीं से वाइब्रेशन स्टार्ट हुई है, इसको मैचअप कौन सा कर रहा है, दूसरा ऑड हार्मोनिक्स बी, यानी बी में सबसे ज्यादा लाउड साउंड सुनाई देगी। अब ये लाउड साउंड क्यों सुनाई देगी, सबसे पहली चीज आप देखो, आपने एक टॉपिक पढ़ा है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या कहता है, जब आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क है, अगर उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से दूसरे की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैचअप हो जाए ऑब्जेक्ट की, तो बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड घट जाता है और साउंड जो है बहुत ज्यादा सुनाई देती है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये जो फ्रीक्वेंसी है जब ये डी वाले कॉलम के साथ मैच हो जाएगी तब इसकी आवाज इतनी ज्यादा लाउड हो जाएगी, यानी इसका एम्पलीट्यूड इतना बढ़ जाएगा कि आपको आवाज बहुत ज्यादा सुनाई देगी। तो अगर कोई पूछे ये किस बेसिस पे आपको देखा, कौन सा ऐसा फिनोमेना था, तो फिनोमेना यहाँ पर आपको कौन सा होगा, ये रेजोनेंस। तो यानी आपको ये फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एयर कॉलम से फ्रीक्वेंसी का कैसे कनेक्शन है, और इवन हार्मोनिक्स और ऑड हार्मोनिक्स पता होने चाहिए कि जब एक फिक्स्ड एंड है, एक ओपन एंड है, तो ऑड हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी होती हैं, और जब आपके पास में दोनों ही ओपन होते हैं तब आपके पास इवन हार्मोनिक्स होती है। इस केस में हम ऑड हार्मोनिक्स लेंगे, इसलिए हमें ए और सी में से बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इवन है, और ऑड हार्मोनिक्स में बी और डी सुनाई दे रहा है, इसलिए हमें साउंड सुनाई दे रही है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। नाउ सी इन क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ क्या लिखा है, 20 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन 2 सेकेंड। मतलब आपको पता है जो एक वेव होती है उसमें बोला है ऐसी 20 वेव्स हैं जो कि 2 सेकेंड में पास हो रही हैं किसी एक सरफेस से, ठीक है। इफ डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ इज 1.5 मीटर, कैलकुलेट द वेलोसिटी। 20 वेव्स का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशंस, यानी हम ये कह सकते हैं 20 वाइब्रेशंस जो हैं वो कंप्लीट हो रही हैं 2 सेकेंड्स में। यही इसका स्टेटमेंट है, इसका मतलब वाइब्रेशन बोल दो आप, ओसिलेशंस बोल दो। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन होंगी, अगर आप यूनिटरी मेथड से देखें तो जब 2 सेकेंड में 20 हो रही हैं तो 1 सेकेंड में क्या होंगी, 20/2, इसका मतलब टोटल 10 वाइब्रेशंस होंगी। अब आप सबको पता होगी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है 1 सेकेंड में टोटल कितनी वाइब्रेशंस हो रही हों। तो यहाँ पर 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है, 10। इसका मतलब हम कह सकते हैं इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज है। हर्ट्ज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट। अब आपको फ्रीक्वेंसी पता लग गई। अब बात यहाँ आती है डिस्टेंस। तो उसने बोला यहाँ पर जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट मतलब होता है जो वेव का अपर एंड यानी हम्प, जितना वो डिस्टर्बेंस लाइन से ऊपर जाती है वो क्रेस्ट है, और जितनी डिस्टर्बेंस लाइन से नीचे जाती है उसे ट्रफ कहते हैं। यानी ये क्या है, क्रेस्ट है, और ये क्या है, ट्रफ है। तो उसमें बोला है कि पूरा एक एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी जो है वो 1.5 है। इसका मतलब ये डिस्टेंस है, यानी आपको पता है एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इसका मतलब जो वेवलेंथ है यहाँ पर वो कितनी है आपके पास में, 1.5 मीटर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। अब यहाँ पर बात आती है आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो आपको पता होगा कि वेलोसिटी का रिलेशन होता है इन दोनों से, वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर वेवलेंथ कितनी है, 1.5, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। अगर आपने इसको सॉल्व किया आपका आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड में थी और ये मीटर में थी, इसलिए वेलोसिटी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, साउंड चैप्टर का है। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है और देखते ही आपको समझ में आ गया होगा ये इलेक्ट्रिक करंट का है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज लिखी हुई है, एक डी पॉइंट है, इफ डी डिवाइड्स द रेसिस्टेंस पार्ट बीसी, इस बीसी रेसिस्टेंस को डी पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन 2 इक्वल हाफ्स, 2 इक्वल हाफ में से डिवाइड कर रहा है। आपको ये जो पी और क्यू पॉइंट है, ये पी पॉइंट इससे कनेक्टेड है,
आपको P और Q के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, जिसको आप टोटल रेसिस्टेंस भी कहते हो, आपको वो कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो एक लाइन लिखी हुई है, D ने डिवाइड किया है इस BC को, तो इसका मतलब है कि इसने दोनों रेसिस्टेंस को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया होगा, 2 ओम इधर और 2 ओम इधर, और आपके पास A है। अब मैं इसका एक ईजी सा डायग्राम बनाती हूँ, मैं आपको वैसे भी बता चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा इलेक्ट्रिक करंट का तो आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पैरेलल होता है और कैसे सीरीज होता है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे एक A पॉइंट है और एक P है और एक Q है। अगर हमें A से P पे जाना है तो यहाँ पर हमारे पास में ये दो रास्ते हैं P और Q के बीच में। ये एक रूट है 4 ओम वाला और एक यहाँ है 2 ओम वाला। अगर आप ध्यान से देखो, ये मैंने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि आप यहाँ से सीधे Q पे ही जाओगे। अगर आपको ऐसे समझना है तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, 2, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखो, फिर से मैं इसे बना रही हूँ A से P और फिर Q। अगर आपको इस पे P2 Q पे अगर आप ऐसे भी जा सकते हो और एक आप ऐसे भी जा सकते हो। यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस है और यहाँ पर भी, ध्यान से देखना, ये 4 ओम है, ये मैंने C के थ्रू गई हूँ, ये D पॉइंट था, दोनों को अलग अलग बनाया है। यहाँ पर 2 ओम होगा क्योंकि 4 को डिवाइड कर रहा है इक्वल हाफ में, 2 यहाँ पर और यहाँ पर मेंशन हो गया। अब आप देखना, यहाँ से आपको P2 Q के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। आप P से Q पे इस रूट से जा सकते हो, यानी ये 4 और 2 बीच में कोई डाइवर्जन नहीं है। यहाँ तो D ने डाइवर्ट किया था लेकिन यहाँ कोई डाइवर्जन नहीं है, 4 और 6 है। लेट इट बी, इस रेसिस्टेंस को R1 मान लें, इसे R2, सीधे रूट जा रहा है, मतलब A2D बोल सकते हो आप चाहो तो, नहीं तो P2 Q बोल सकते हो। A से D पे बोल सकते हो या फिर P से Q में, क्योंकि A to P में कोई नहीं है रेसिस्टेंस। ये दोनों R1 और R2 किस में होंगे, आपके सीरीज में। तो आप मान लो लेट इट बी कि इसका जो दोनों का इफेक्टिव रेसिस्टेंस है वो RS आया, तो RS क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। सीधे आपने प्लस किया, 4 + 2, ये कितना हो गया आपके पास, 6 ओम। सिमिलरली अब आप यहाँ देखो, P2 Q जाने का एक और रूट है जो आप C से क्रॉस करके जाओगे, यानी आप A to C भी बोल सकते हो या फिर आप P to Q भी बोल सकते हो। अगर यहाँ आप देखो तो आपके पास में, मैं मान लेती हूँ लेट इट बी रेसिस्टेंस R3 और इसे R4, यहाँ पर R3 और R4 किस में हो गए आपके पास, सीरीज में। अब आपने इसका जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस माना, मान लो आपने इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस T माना, तो आपने सीधे प्लस कर दिया, 4 + 2, यहाँ से भी क्या आ गया, 6 ओम। अब आपको ये तो पता लग गया कि एक रूट ये है, एक रूट ये है और दोनों 6 है, लेकिन दोनों अलग अलग साइड से आ रहे हैं, और अलग अलग साइड से आते हैं तो वो क्या हो जाता है, पैरेलल। इसका मतलब आपके पास RS और RT जो हैं वो आपके पास कैसे टाइप का अरेंजमेंट है, पैरेलल। और पैरेलल अरेंजमेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, रेसिप्रोकल करके। तो इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो गया 1/RS + 1/RT। RS कितना है, 6, तो 1/6 + 1/6 आपके पास आंसर आ गया 2/6। इफेक्टिवली आपका आ गया 3 ओम। यानी आपसे यही पूछा था, इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन R एंड Q, P एंड Q, और वो आपने सॉल्व कर दिया। बस आपको वो ध्यान रखना है पैरेलल और सीरीज कैसे होता है, और वो आपने ऑलरेडी अगर वीडियो नहीं देखा तो उसे देखे, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय थर्मोमीटर डिक्रीजेज व्हेन इट्स बल्ब कवर्ड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ सोक्ड इन अ स्पिरिट। आपको एक्सप्लेन करना है। थर्मोमीटर है यानी हीट से रिलेटेड है, फॉर श्योर कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है। और यहाँ पर नेक्स्ट में भी वही है शायद, हाई स्पेसिफिक हीट वाटर की है, ये भी कैलोरीमेट्री। से पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि जो एक टेम्परेचर है थर्मोमीटर का, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है जब आप उसके ऊपर एक ऐसा पेपर पीस ऑफ क्लॉथ रखते हो जिसको आपने स्पिरिट, यानी फॉर एग्जांपल आप अल्कोहल कह सकते हो, किसी भी ऐसी चीज में डाल के आपने स्पिरिट, मिथाइल अल्कोहल, उसमें डाल के आपने इसके ऊपर उस पेपर को डिप करके, जैसे आप कैरोसिन में एक कपड़ा लो, उसे डिप करो और उसके ऊपर थर्मोमीटर के ऊपर लगा दो, तो उससे थर्मोमीटर का टेम्परेचर डिक्रीज कैसे होता है। तो पहले हमें ये समझना है कि जो स्पिरिट है, आपको पता होगी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो नेल रिमूवर होता है, एसीटोन का बनता है, वो भी बहुत जल्दी उड़ जाता है। सेम स्पिरिट जो होती है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाती है, यानी स्पिरिट जो होती है वो बहुत ही क्विकली इवेपोरेट होती है।
अब क्विकली इवेपोरेट क्यों हो रही होगी, जरा आप खुद सोचो। कोई भी चीज़ क्विकली इवेपोरेट जब हो सकती है जब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है अगर बहुत हाई होता तो वो बहुत जल्दी नहीं होती, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। यानी इसका मतलब अगर उसको जरा सी भी हीट मिलेगी तो जल्दी से वो इवेपोरेट हो जाएगी। तो जब आप इसके ऊपर एक कपड़ा रखते हो जिससे उसे कवर करते हो, जिसके अंदर स्पिरिट है, वो धीरे धीरे हीट लेगी थर्मोमीटर में से और अपने आप को इवेपोरेट करेगी, यानी कन्वर्ट करेगी दूसरी फॉर्म में। तो यहाँ पर स्पिरिट के लो बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से वो जितनी भी हीट होगी थर्मोमीटर में से वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। बिल्कुल सही बात है कि उसमें थर्मोमीटर में से हीट ली ताकि वो क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके क्या होगा, जब इवेपोरेट होगा तो अपने आप ही जो थर्मोमीटर है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर रोल प्ले था स्पिरिट के बॉइलिंग पॉइंट से, कि स्पिरिट का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है इसलिए वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होगा, और जब वो इवेपोरेट हो जाएगा तो अपने आप ही थर्मोमीटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये तो रहा फर्स्ट पार्ट में। लेकिन सेकंड में क्या लिखा है, गिव वन एग्जांपल ईच वेयर हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज यूज्ड इन कूलिंग और एज अ हीट रिजर्वर। मतलब पानी को दो तरीके से यूज करके बताना है, उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है तो एक आप उसको कूलिंग पर्पस में बताओ जो आपने रियल लाइफ में देखा हो, और एक उसको हीट रिजर्वर में। कूलिंग में आप सबको पता है घर में कूलर्स होते हैं, कूलर्स में हम क्या डालते हैं, पानी। पानी क्या करता है, कूलिंग में हेल्प करता है, यानी वाटर क्या करता है, जितनी भी हीट होती है उस सबको ले लेता है। तो अगर आपकी बॉडी में से हीट ले ली जाए तो अपने आप ही बॉडी क्या हो जाएगी, ठंडी, कूल डाउन हो जाएगी। सेम यानी कूलर क्या करता है, जो उसके अंदर वाटर है वो एटमॉस्फेयर यानी सराउंडिंग में से हीट को एब्जॉर्ब करता है और सराउंडिंग को कूल डाउन कर देता है। यानी ये तो कूलिंग के पर्पज में आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर कूलर जो घर में यूज होते हैं। ठीक है, अब हीट में क्या होता है, जैसे कार होती है, जब कार का जो इंजन है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो उसको करने के लिए ठंडा का हम क्या डालते हैं, उसमें भी वाटर डालते हैं। यानी आप कह सकते हो जो हीट रिजर्वर में वो पे कार रेडिएटर्स, यानी कार के जो रेडिएटर्स होते हैं जहां पर वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं वहां हो गया। यानी वही वाटर जिसकी स्पेसिफिक हीट हाई है उसको आपने दो अलग अलग पर्पज में यूज किया। एक जगह पे आपने हीट रिजर्वर की तरह, रिजर्वर मतलब स्टोर करके रखना है ना, और दूसरा क्या होता है, कूलिंग, यानी कि उस दूसरे एटमॉस्फेयर को ठंडा करना। ध्यान रखना है आपको टेम्परेचर से रिलेटेड, अगर किसी बॉडी में से हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो फॉर श्योर कि उसकी बॉडी में से जब हीट निकलेगी तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा, ठंडी होगी बॉडी। और अगर कोई हीट रिक्वायर कर रही है, कोई बॉडी हीट ले रही है तो फॉर श्योर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो थे ये किसके थे, कैलोरीमेट्री के थे। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, इज इट पॉसिबल टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। यानी लेंस चैप्टर आ गया आपका लाइट से रिलेटेड, इन सनलाइट विदाउट यूजिंग मैच स्टिक और डायरेक्ट फ्लेम। मैच स्टिक वगैरह से नहीं, बिना किसी फ्लेम के क्या आप सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस से एक पेपर को बर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का क्या प्रॉपर्टी होती है। हम सबको पता है जो कॉन्वेक्स लेंस है वो देखने में ऐसा होता है, मिडल सेक्शन से, ये बना तो वैसे बहुत छोटे छोटे प्रिज्म से है, ये है स्पेसिफिकली छोटे छोटे प्रिज्म से बना हुआ है। अब इस लेंस का जो मिडल सेक्शन होता है वो थोड़ा थिकर होता है और जो साइड में सेक्शन है वो थोड़ा पतला, देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। अब इस कॉन्वेक्स लेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये लेंस होता है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब ही होता है जितनी भी रेज होती हैं उन्हें कलेक्ट करके एक पॉइंट पर मीट कराना, जितनी भी रेज आएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से मैंने कुछ पैरेलल रेज इस पर स्ट्राइक करी और ये अगर इसका प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये सारी की सारी रेज जब इस प्रिज्म से टकराएंगी तो ये हमेशा एक पॉइंट पर जाके मर्ज हो जाएंगी, सारी की सारी एक पॉइंट पर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लेंस है, तो ये जितनी भी रेज होंगी ये एक पॉइंट पर आके मर्ज हो जाएंगी। इसका मतलब क्या, अगर आपको एक पेपर को बर्न करना है तो पेपर को बर्न करने के लिए आपको सारी हीट को इकट्ठे करके एक पॉइंट पर लेके आना है, और वो कौन ला सकता है, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ रेज आती हैं ये सारी, इन सबको क्या करता है, एक पॉइंट पर मीट करता है, और जिस पॉइंट पर वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है रिफ्रैक्शन, जैसे ही वो, क्योंकि एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जैसे ही ये सारी को मीट करता है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। इसका मतलब है कि बिल्कुल कर सकते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से, अगर सनलाइट की सारी पैरेलल बीम्स को हम क्लोजली कनेक्ट करके एक पॉइंट पर मर्ज कर दें, मीट कर दें रिफ्रैक्शन के बाद, तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी और उससे एक पीस ऑफ पेपर भी बर्न हो सकता है। यानी इसका आंसर है यस। अब कैसे है उसके लिए आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और आपको ये जरूर बताना होगा कि ये सारी रेज जो है, आपको पता होगा ये क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस।
तो सारी रेज जो होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, और जब वो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट जब इस लेंस से टकराएंगी तो वो एक पॉइंट पे जाके मर्ज कर जाती हैं और उसी पॉइंट पर ही हीट प्रोड्यूस होगी और वो बर्न होगा। तो ये आप डायग्राम भी पेपर में बना के आएंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। यानी यहाँ पर आपसे फिर से किसकी बात करी जा रही है, कॉन्वेक्स लेंस की। तो यानी लेंस चैप्टर ही है, तो हमें यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है, लेकिन इस न्यूमेरिकल को समझने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं। सबसे पहली चीज होती है, जब भी कोई एक लेंस है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉन्केव हो, तो उसके साइड में एक ऑब्जेक्ट होता है। मान लो ये एक कैंडल रखी हुई है, अगर उसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनती है तो इसे हम उल्टा बोलते हैं, जैसे हम वर्ड बोलते हैं इन्वर्टेड। अगर यही चीज ऊपर बन रही होती तो हम उसे बोलते हैं इरेक्ट। इस केस में जब ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है, तो लेंस जो होता है वो हमेशा जितना ऑब्जेक्ट से दूर होता है उसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इमेज जितनी दूर होती है उसे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था कि कोई भी रे जब कॉन्वेक्स लेंस से टकराती है तो वो एक पॉइंट पर जाके मर्ज हो जाती है और उसे हम बोलते हैं फोकस। यानी फोकस से जितनी भी लेंस की दूरी होती है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। यानी हमें फोकल लेंथ समझ में आ गई, हमें यू समझ आया, यू एक ऑब्जेक्ट की दूरी होती है लेंस से और वी एक इमेज की दूरी होती है लेंस से। अब यहाँ पर बात आती है कि हम कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं, मैंने आपके सामने कॉन्वेक्स का ही डायग्राम बनाया है। इस केस में यू, जो भी चीज एक साइन कन्वेंशन होते हैं, जो भी चीज आप लेंस के लेफ्ट साइड ले रहे हो कन्वेंशन के हिसाब से, तो यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। जो चीज आपको राइट साइड में दिख रही है आप उसे पॉजिटिव ले लो। जैसे यहाँ मैंने फोकस बनाया है, कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा फोकस राइट साइड में ही होगा, यानी लेंस से रिफ्लेक्ट होके वो मर्ज होगी, यानी इसका फोकल लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव होती है। और V जो है वो डिपेंड कर सकता है, मोस्ट ऑफ द केस में यही बनती है, लेकिन एक केस में पीछे भी बनती है। जब इधर बन रही है तो आप उस V को क्या बोलोगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर वो लेफ्ट साइड में बन रही है, यानी इस साइड बन होगी, तो आप रियल बोल दोगे कि रियल और इन्वर्टेड है, क्योंकि वो सामने बन रही है। लेकिन अगर ये पीछे बनती है, इस साइड में कहीं जाके बन जाए इमेज, तो V आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप लेफ्ट साइड है, और यहाँ पर बन जाएगी वर्चुअल इमेज। और सीधी बन रही है तो आप बोल दोगे इरेक्ट। ये तो हुए कुछ साइन कन्वेंशन। अब हम इस फॉर्मूले को करने से पहले हमें एक और टॉपिक समझना है, जिसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब होता है आपने जो भी ऑब्जेक्ट रखा उसकी इमेज कैसी बन रही है, सेम साइज की बन रही है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी ही दिख रही है, उससे बड़ी दिख रही है या उससे छोटी दिख रही है। यानी आप कंपेयर करोगे हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये है एक इमेज और ये है आपका ऑब्जेक्ट। अगर ये दोनों बराबर होते हैं, मान लो आपने कैंडल जितनी रखी उतना ही उसकी इमेज दिख रही है, तो आप कह सकते हो अगर हाइट 5 है तो ये भी इमेज भी, तो ये 1 आता। यानी मैग्निफिकेशन 1 कब होगी, जब हाइट ऑफ इमेज जो है वो किसके इक्वल होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अगर इमेज बड़ी बन जाए, मान लो ये 7 है और ऑब्जेक्ट जो था वो आपने 5 का रखा था, तो हाइट ये 5 थी और यहाँ 7 बन जाए, आपको पता है आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ग्रेटर देन 1 आएगा। तो अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो जाती है तब आप ये कह देंगे कि हाइट जो इमेज की है वो बड़ी है, किससे, ऑब्जेक्ट से। ठीक है। अगर मान लो आपने ऑब्जेक्ट 5 का लिया लेकिन जो इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है, यानी 4, तो आपका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 से छोटा। तो अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होती है तब इमेज छोटी हो जाएगी और ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा। ये आए आपके पास 3 केस। कॉन्वेक्स लेंस के केस में तीनों चीजें होती हैं, बराबर भी बनती है, बड़ी भी बनती है, छोटी भी बनती है। अब यहाँ पर अगर मैग्निफिकेशन निकालनी है तो ये, इसके साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। अगर आप सब लोगों ने सिमिलैरिटी पढ़ी हो तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि कॉन्वेक्स लेंस में जैसे ही रे स्ट्राइक करेगी तो वो उसके फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज होती है जब वो उसके ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, 2 रूल होते हैं आपको याद होंगे। एक ये, यहाँ से जब पास होती है तो ये सीधी चली जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये इमेज यहाँ बनी, तो आप अगर सिमिलैरिटी को देखें तो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, जो मैं लिख रही हूँ PSO, एक ट्राइंगल दिख रहा होगा PSO, और एक लिख रही हूँ OMN। ये 2 ट्राइंगल हैं, इमेज तो बन चुकी है, ऑब्जेक्ट भी बन चुका है। तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, V, और यहाँ से यहाँ तक की U। ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, कि कितनी इमेज की हाइट बनी है। तो अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाइड वे में बनाऊं तो ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज थी, और ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होके कुछ ऐसा डायग्राम बना। ये है P, ये है S, ये है O, और यहाँ है M, और ये है N।
अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दो, सिमिलर कैसे, वर्टिकल अपोजिट, और ये 90 है, ये भी 90 है, जब आप इन्हें सिमिलर करोगे तो आपको इसके बाद में इसका रेशियो मिलेगा। रेशियो मतलब जैसे आपने ट्राइंगल PSO को सिमिलर किया ट्राइंगल NMO से, ठीक है। रेशियो कैसे निकलता है, हम इनको रेशियोज में लिखते हैं, PS फिर हम NM, फिर दूसरा रेशियो SO फिर हम MO, तीसरा रेशियो PO अपॉन NO। एक्चुअल में मैं आपको डायरेक्टली इसलिए नहीं करा रही कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। बाई चांस अगर आपको ये फॉर्मूला डिराइव करने को कहें तो आपको आना चाहिए। PS अपॉन NM, ठीक है, हमने लिखा। अब PS क्या था, PS जो था वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ लिख दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, इमेज है, इसे बोल दिया हाइट ऑफ इमेज। अभी हमने पढ़ा है लेंस से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से, और लेंस से इमेज की दूरी को किससे करते हैं, V से। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। PS कितना है, HO, NM कितना है, HI, SO कितना है, U, और MO कितना है, V। हमें कोई मतलब नहीं है P और OM से। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर दूं, तो वो क्या आएगा, V अपॉन U। यानी मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला भी होता है जो होता है V अपॉन U अपार्ट फ्रॉम दिस। तो आप कह सकते हो कि ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। अगर आप इन दोनों को इक्वेट करो तो आप सीधे लिख सकते हो M इक्वल्स टू V बाई U इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पूरा कंप्लीट लिखेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन में करते हैं, यानी हमें ये समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला बना कैसे था। साथ में अब अपने लेंस फॉर्मूले पे आते हैं। लेंस फॉर्मूला कहता है 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। F अभी समझ में आ गया था, जहां पे पॉइंट मर्ज होता है फोकल लेंथ, V इमेज की दूरी और U ऑब्जेक्ट की। अब यहाँ देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या दे रखा है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर, यानी ये आपको किसकी हाइट दे रखी है, ऑब्जेक्ट की। कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, यानी ये लेंस से कितनी दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर की। तो U कितना हो गया आपके पास, 12 सेंटीमीटर। लेकिन ये लेफ्ट साइड में है तो हमने इसको क्या ले लिया, U इक्वल्स टू माइनस 12 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी अभी बताया था U जब लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव लेंगे। अब फोकल लेंथ जो है इसने बोला है फोकल लेंथ 8, यानी फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 8 सेंटीमीटर, जो कि कितनी हो गई यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, फोकल लेंथ यहाँ है जो कि फोकस से मीट हो रही है, और फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है तो ये सीधे प्लस में लिखती। अब आप यहाँ से अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करें, आपको F भी पता है, U भी पता है, आप यहाँ से पहले V निकालेंगे। तो हमने फोकल लेंथ लिखी 1/8 इक्वल्स टू 1/V नहीं पता, और U कितना है, -12। माइनस कभी नीचे छोड़ते नहीं है, माइनस को ऊपर रखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो 1/8 इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/12। अब यहाँ पर हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 1/8 माइनस 1/12 इक्वल्स टू 1/V। एलसीएम ले लेते हैं, 8 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 24। 8 3 जा, 12 2 जा, ठीक है। यहाँ पर V आ गया आपका 24, ठीक है। अब V तो सॉल्व हो गया, लेकिन हमें V तो चाहिए था, पोजीशन ऑफ इमेज पूछी थी, यानी इमेज कितनी दूर पे है, पता लग गई 24 सेंटीमीटर है, प्लस में आई है, इसका मतलब राइट साइड है। अब राइट साइड है इमेज यानी पॉजिटिव है, तो नेचर भी पता लग गया कि इन्वर्टेड बनेगी इमेज और रियल बनेगी, यानी दूसरा पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट पूछा है हाइट ऑफ द इमेज। अभी हमने देखा हाइट ऑफ द इमेज और V और U में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन हम यहाँ लिखते हैं, V अपॉन U इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। V कितना निकला है, 24, U कितना दे रखा है, 12, यानी V लिखा 24, U लिखा 12। हाइट ऑफ इमेज पूछा है हाइट ऑफ द इमेज कितनी है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है, 7। तो आपने यहाँ से सॉल्व किया, इसे कट किया, -2 दे हो गया -14 सेंटीमीटर। इस माइनस ने हमें ये बता दिया कि ये जो इमेज है ना ये उल्टी बनी है। आपको पता होगी फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है, यानी अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम ये इसीलिए हमें पता लगा कि इमेज इन्वर्टेड है। रियल किससे पता लगा, जब राइट साइड में थी, क्योंकि V पॉजिटिव आया था, और इन्वर्टेड कैसे, तो इसका नेचर भी क्या हो गया, रियल और इन्वर्टेड। इस तरीके से आपने ये पूरे लेंस का एक कवरेज ले लिया कि कैसे कन्वेंशन है, कोई भी न्यूमेरिकल आप कर सकते हो, साथ में ये कैसे कनेक्टेड है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम देखते ही आप समझ गए हो ये भी इलेक्ट्रिक करंट का ही है। यहाँ पर क्या दे रखा है, एमीमीटर। एमीमीटर क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए, दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है एमीमीटर और एक होता है गैल्वेनोमीटर। दोनों में बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन पेपर में गलत कराते हैं। एमीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है,
यानी उसका काम है मेज़र करना करंट को, यानी कि कितनी वैल्यू आई है, 1 2 3 वैल्यू बताएगा। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिटेक्ट करता है करंट को, यानी करंट है कि नहीं है। बहुत स्लाइटली वैल्यू होती हैं अगर, तो वो नहीं पता लग सकती, तो उसके लिए कि ये करंट इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, बाय यूजिंग बिल्कुल ऐसे एक की होती है, वो की रोटेट करती है, उससे पता लग जाता है लाइक डिफ्लेक्शन से कि यहाँ पर करंट है कि नहीं। यहाँ करंट की वैल्यू पता लगती है और यहाँ करंट पता लगता है कि है कि नहीं। सो डिटेक्ट और मेजर दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एमीमीटर है आपके पास में, एक पूरा सर्किट दे रखा है। इस सर्किट में बी और सी हैं, 2 एमीमीटर्स, टोटल ए बी सी 3 एमीमीटर्स हैं। बी और सी में से एक की रीडिंग दे रखी है, यानी बी एमीमीटर जो है वो कितना करंट ले रहा है, 0.5 एम्पियर। यानी करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट उसकी एम्पियर होती है ये। अब आपको दिख रहा है कि बी और सी एमीमीटर दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। और पैरेलल में हम सबको पता है कि पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है, वोल्टेज, यानी पैरेलल कंडीशन में वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर आपको बी एमीमीटर का वोल्टेज पता लग गया तो आपको सी का भी पता लग जाएगा। तो पहले हम बी का निकालते हैं, मैं वी बी लिख देती हूँ शॉर्ट में। ओम्स लॉ से ये होता है I इंटू आर, ये हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ। हमने यहाँ देखा कि वोल्टेज निकालने के लिए हमें बी के लिए उसका रेसिस्टेंस भी पता होना चाहिए और करंट भी। बी की रीडिंग कितनी है, 0.5, तो रेसिस्टेंस तो हम करंट तो हमें पता है, और रेसिस्टेंस कितना है, 6 ओम। यानी यहाँ से हमने आंसर निकाल दिया, ये आ गया हमारा 3 वोल्टेज। ठीक है, ये हमारा बी वाले में निकला है। अब हमने पढ़ा है पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, और बी और सी दोनों कैसे में हैं, पैरेलल में हैं, तो हम कह सकते हैं जो वी सी है उसका जो वोल्टेज है वो भी कितना है, 3V। अब हम ओम्स लॉ से इसका करंट निकालते हैं, तो वी सी इक्वल्स टू क्या होगा, I इंटू आर। आई भी हम सी का ही लेंगे, यानी सी एमीमीटर में कितना करंट है वो ही फाइंड करेंगे, और रेसिस्टेंस भी हम सी का लेंगे, कितना है, 3 है। करंट हमें नहीं पता, रीडिंग निकालनी है, फॉर एग्जांपल छोटा सा सी लिख दिया कि सी के लिए कंफ्यूजन ना हो। और वी बी इक्वल्स टू वी सी है, वो कितना था हमारे पास में, 3। तो यहाँ से आपने करंट निकाला, वो कितना आ गया आपके पास, 1 एम्पियर। इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि 6 ओम में तो 0.5 था और यहाँ पर कितना था, 1 एम्पियर। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये ए से ही डिवाइड हो रहे हैं, दोनों बी और सी दोनों ए से डिवाइड हो रहे हैं, तो ए एमीमीटर इन दोनों का कलेक्टिवली कंटेन कर रहा है। तो ए एमीमीटर में बी और सी दोनों एमीमीटर का मिला के करंट होगा। तो बी में कितना है, 0.5, और ए में कितना है, 1। यानी ए में अगर आप बात करें तो 0.5 प्लस 1 1.5 एम्पियर करंट हो गया आपका ए वाले में। यानी आपको तीनों में रीडिंग ए की पता लग गई 1.5, सी की पता लग गई 1 एम्पियर। अब आपको टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, तो टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास में गिवन रेसिस्टेंस है, ये 6B है, 3B है और 2B है। अब आपको सिर्फ अपना सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगाना है। 6 और 3 कैसे में दे रखे हैं आपको, पैरेलली, तो आपने पैरेलली सॉल्व किया, 1/r इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3। यहाँ से एलसीएम आ गया 6, 1 3 2 जा 3/6, रेसिस्टेंस आ गया आपका 2 ओम यूनिट के साथ। और इस 2 के साथ में ये रिमेनिंग वाला कैसे में है, सीरीज में है, तो आपका इफेक्टिव आ जाएगा 2, और जो रिमेनिंग 2 है 4 ओम। यानी आपने दोनों पार्ट निकाल लिए। बस आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जब पैरेलल में होता है तो वोल्टेज कांस्टेंट होता है। पहले हमने बी का वोल्टेज निकाला क्योंकि करंट और रेसिस्टेंस दे रखा था, फिर वैसा ही सेम सी का होता है, वो सॉल्व करके हमने करंट निकाला, हमें टोटल करंट मिल गया ए का, और फिर हमने रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। बट अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक करिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, 4 इंस्ट्रूमेंट गिव अ नोट ऑफ। आपके पास 4 इंस्ट्रूमेंट हैं, एक गिटार है, एक फ्लूट है, एक सितार है, एक ट्रम्पेट है। उसने पूछा है सबसे पहले पार्ट में सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज गिवन है। हर्ज है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। एक की 280 है, एक की 314 है, एक की 333 है और एक की 512 है। आपसे पूछा है विच वन हैज़ अ हाईएस्ट पिच, मतलब इसमें से कौन सी है जो बहुत पतली आवाज देगी, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा। और सेकंड पार्ट में पूछा है विद विच इंस्ट्रूमेंट विल द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ज रेजोनेट, मतलब किस में रेजोनेंस होगा अगर उसके पास में आप एक ट्यूनिंग फॉर्क ले जाओ जिसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ज है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो साउंड होती है उस साउंड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली होती है लाउडनेस, जो किस पे डिपेंड होती है, एम्पलीट्यूड पर, यानी जितने ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान की आवाज़ ऐसे है, ठीक है, और वहीं दूसरे इंसान की एम्पलीट्यूड बड़ा है, जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होगा मीन डिस्टर्बेंस लाइन से उतनी ज़्यादा लाउड, यानी ये लाउड वॉइस ज़्यादा लाउड होगी।
ये फैक्टर है ही नहीं यहाँ पर। दूसरा फैक्टर पूछा उन्होंने, वो होती है पिच। पिच किस पे डिपेंड होती है? वो होती है फ्रीक्वेंसी पे। यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज होंगी, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में इस वॉइस ने 2 बार वाइब्रेट किया, तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन है उतने ही टाइम में 3 बार हो, तो 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस होती हैं वो फ्रीक्वेंसी बताता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी पिच भी ज़्यादा होती है। कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और पिच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तीसरी चीज़ होती है जिसे आप क्वालिटी कहते हो, यानी अगर कोई 2 वॉइस हैं जिसमें कि लाउडनेस और पिच दोनों सेम हो, यानी उसके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी 2 लोगों की आवाज़ सेम हो, तो आप उसकी वेव फॉर्म से कन्वर्ट मतलब पता लगाते हो कि कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गई एक वेव फॉर्म और एक ये हो गया आपके पास में, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पिच पूछा है तो हम पिच में फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। इसकी 280 है, इसकी 314, इसकी 333, इसकी 512, यानी सबसे ज़्यादा पिच किसकी दिख रही है हमें? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? ट्रम्पेट की। तो इसका तो आंसर हो गया ट्रम्पेट, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। लेकिन दूसरे पार्ट में पूछा है अगर एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 256 है, तो वो इनमें से किसके साथ रेजोनेट करेगा? रेजोनेट मतलब किस में एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा। तो रेजोनेंस की कंडीशन होती है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आप उसके पास ला रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी से मैचअप कर जानी चाहिए दूसरे की फ्रीक्वेंसी। मैचअप मतलब सेम हो या फिर उसका मल्टीपल हो। या तो एक ही कंडीशन है, या तो सेम होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी या फिर उसका मल्टीपल होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो 256 का ना सेम है ना ये, लेकिन ये इसका मल्टीपल दिख रहा है। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो गया? ट्रम्पेट। क्यों हुआ? अब आप आगे क्या लिखोगे? बिकॉज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज मैच विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रम्पेट, हैंस अ लाउड साउंड इज हियर बिकॉज एम्पलीट्यूड इंक्रीज ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये आपका रेजोनेंट हो गया, यानी उस पे बेस रेजोनेंस पे क्वेश्चन हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर डज नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, आप सबने देखा होगा इलेक्ट्रिक हीटर की जो वायर्स होती हैं, जो कॉइल्स होती हैं, वो बहुत मोटी बनी हुई होती हैं। और उसने बोला है जो इलेक्ट्रिक हीटर की जो वायर है ना, यहाँ पर लिखा है कॉर्ड, यानी जो इलेक्ट्रिक हीटर की वायर है ये तो ग्लो नहीं करती, यानी यहाँ पर आपको कोई लाइटनिंग जैसी चीज नहीं दिखती, लेकिन जो उसका हीटिंग एलिमेंट होता है वो ग्लो करता है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है हम जरा समझते हैं। ये जो हीटिंग एलिमेंट है, यानी जो अंदर एक वायर बनी होती है, एकदम थिक वायर होती है, ये वायर किसकी बनी होती है? अलॉय की। फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी नाइक्रोम, ठीक है। ये एक अलॉय की बनी हुई है नाइक्रोम। अलॉय मतलब क्या होता है? एक या एक से ज्यादा, मतलब 2-3 मेटल्स जब होमोजीनियसली मिक्स होते हैं एक प्रपोर्शन में, तब वो अलॉय फॉर्म करते हैं। ये अलॉय की बनी होती है। और जो वायर होती है वो किसकी बनी होती है? जनरली गुड कंडक्टर की, लाइक कॉपर। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो तो नाइक्रोम का बना हुआ है और वायर कॉपर की बनी हुई है। तो उसने बोला कॉपर ग्लो नहीं करती, लेकिन ये ग्लो करता है। आपने देखा होगा कि वो रेड कलर का हो जाता है। तो हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसको आप एक और नाम से भी जानते हो, आप उसे बोलते हो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये क्या कहता है? ये स्टेटमेंट जो है ये एक पूरा लॉ है। ये क्या कहता है? जब एक वायर है, अगर एक वायर में से करंट फ्लो होगा तो फॉर श्योर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो उसमें कोलिजन भी होगा। उस कोलिजन की वजह से एक हीट जनरेट होगी, यानी करंट की वजह से हीट जनरेट होगी। यानी व्हेन अ करंट फ्लो इन अ कंडक्टिंग वायर, यानी एक कंडक्टिंग वायर में जब करंट फ्लो होता है तो साथ में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, विच मेक्स कोलिजन, जिसकी वजह से कोलिजन होगा और जिससे हीट प्रोड्यूस होगी। हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं H इक्वल्स टू I² RT। यानी H जो है यहाँ पर हीट है। ये हीट 3 चीजों पर डिपेंड होती है। पहली करंट, दूसरी रेसिस्टेंस, तीसरी टाइम। यानी कितने टाइम के लिए आपने उसे जलाया है ये मैटर करेगा। उस वायर का रेसिस्टेंस कितना है ये मैटर करेगा। ज्यादा रेसिस्टेंस है तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर आप करंट ज्यादा दोगे तो जरा से करंट के उससे चेंज से ही हीट में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा, यानी बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। यानी ये तीनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये जो अलॉय है, हमें पता है जो अलॉय होते हैं उनका जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। अलॉय का रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है। और कॉपर वायर एक गुड कंडक्टर है, इसका रेसिस्टेंस क्या होता है? लो। अभी तो ये गुड कंडक्टर कहलाएगी जब करंट ज्यादा फ्लो कराएगी और रेसिस्टेंस कम होगा। जब रेसिस्टेंस इसका बहुत हाई है, तो जब रेसिस्टेंस हाई है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? हीट के। इसका मतलब अलॉय का रेसिस्टेंस हाई होने की वजह से जो हीट प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा? बहुत ज्यादा।
यानी ये हीट प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा करेगी, और जब हीट प्रोड्यूस ज़्यादा करेगी तो वो क्या हो जाएगी, रेड हॉट, यानी एकदम रेड कलर की, जैसे कोयला होता है बिल्कुल ऐसा रेड है, तभी हमें ऐसा लगता है कि वो ग्लो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कॉपर जो है उसका रेसिस्टेंस लो होता है, रेसिस्टेंस लो होने की वजह से यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगी वो भी क्या होगी, लो हीट प्रोड्यूस्ड, और जब लो हीट प्रोड्यूस होगी तो फॉर श्योर है कि वो चीज़ रेड ग्लो नहीं कर पाएगी। इसी वजह से जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो तो ग्लो नहीं करता बिकॉज ऑफ लो रेसिस्टेंस, लो हीट, बाय दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और अलॉय जो है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, क्यों, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। नाइक्रोम फॉर एग्जाम्पल, आप अलॉय के एग्जाम्पल जरूर याद रखना, कॉन्स्टेंटिन, नाइक्रोम, मैग्नीन, ये सारे अलॉय में रेसिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हीट ज़्यादा होगी, और हीट ज़्यादा होगी तो वो ग्लो करेगा। यानी पहले का आंसर यही था कि इलेक्ट्रिक हीटर डज नॉट ग्लो, कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर डज नॉट ग्लो बिकॉज इट हैज़ लो रेसिस्टेंस, so it produce less heat, while the heating element has high resistance, so it produce more heat and becomes red glow या heat, ठीक है, ग्लो। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, यहाँ पर क्या बोला है, why the heating element like toaster iron made up of alloy rather than pure metal। इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं एक दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ बोला है जितने भी हीटिंग एलिमेंट है, लाइक टोस्टर है, आयरन है, हीटर है, कोई भी चीज है जो भी इलेक्ट्रिक की है, ये सारी चीजें जो हैं वो आप अलॉय की क्यों बनाना पसंद करते हो या प्रेफर करते हो, क्यों नहीं प्योर मेटल यानी लाइक अ मेटल क्यों नहीं बना सकते, क्या रीजन है। तो सबसे पहले अभी हमने समझा अलॉय क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर। अलॉय का रेसिस्टेंस हाई होता है। अब अलॉय का हाई रेसिस्टेंस से क्या होगा, जब आप उसको करंट दोगे, यानी अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है तो ये जितने भी नाइक्रोम्स होते हैं ना, इनका जो हीटिंग पॉइंट यानी आप कह सकते हो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इतना ज्यादा होता है कि अगर आप हीट देते रहोगे तो ये मेल्ट नहीं होंगे, यानी ये सबसे पहले मेल्ट नहीं होते, ये डज नॉट मेल्ट। कितने भी हाई टेम्परेचर पे, कितना भी हाई टेम्परेचर दे दो, लेकिन ये मेल्ट नहीं होंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो ये हमें पता है हीटिंग एलिमेंट का पर्पज क्या होता है, हीट देना। आपने हीट दिया, वायर मेल्ट हो गई तो क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले तो ये मेल्ट नहीं होते हैं। दूसरी चीज होती है बिकॉज ऑफ हाई रेसिस्टेंस, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस क्या होता है बहुत ज्यादा, जो हम यहाँ पढ़ चुके हैं। लेकिन दूसरी चीज क्या होती है, ये ऑक्सीडेशन भी नहीं करते। ऑक्सीडेशन मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जंग वंग लग जाए इस पे, या फिर ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ में कांटेक्ट में आके मॉइस्चर अगर थोड़ा सा भी कांटेक्ट में आया तो इसमें वो हो जाए कोरिजन, तो ये नहीं होता। यानी बहुत जल्दी बर्न नहीं होते, वरना वो चीज को क्या कर देंगे, जला देंगे, खुद नहीं बर्न होते हैं। तो दो चीजें हैं, रेसिस्टेंस हाई होगा, रेसिस्टेंस हाई होने की वजह से वो जल्दी मेल्ट नहीं होंगे, और कितना भी टेम्परेचर वो होल्ड कर सकते हैं, विद स्टैंड कर सकते हैं, और ऑक्सीडेशन भी जल्दी नहीं होगा, यानी बर्न नहीं होंगे जल्दी। इस वजह से सारे हीटिंग एलिमेंट को अलॉय का बनाया जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस। एक ऐसा डिवाइस बताना है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है। अगर आपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट देखा हो तो इलेक्ट्रिक सर्किट में आप हमेशा ऐसे एक बैटरी बनाते हो, और फिर आप अपना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया या कोई रेसिस्टेंस क्रिएट किया, एमीटर वोल्टेज कुछ भी लगाया, तो ये आप यहाँ पर इसे क्या कहते हो, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। आप इसको नॉर्मली क्या कहते हो, अगर आपके पास ये एक है तो आप इसे सेल बोलोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, मान लो आपके पास में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, ऐसे अगर आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को आप किस नाम से जानते हो, बैटरी। तो बैटरी एक ऐसी चीज होती है जो एक्सटर्नल एनर्जी देती है जिससे वो इलेक्ट्रिक सर्किट में पूरा फ्लो कर सके। तो उसने पूछा कौन सा ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, तो इसका आंसर हो गया बैटरी। बैटरी होती क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है, यानी यहाँ पर बहुत सारे कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले समझते हैं, टू लैम्प्स रेटेड वन ऑफ 100 वॉट एट 220 वोल्ट एंड अदर इज 60 वॉट 220 वोल्ट, और बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। उन दोनों को कैसे कनेक्ट कर रखा है, पैरेलल में। टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम लाइन इफ सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो यहाँ पर आपके पास में दो बल्ब है, मान लेते हैं एक बल्ब ए है एक बल्ब बी है, दोनों बल्ब को इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल में। तो मैं मान लेती हूँ ये एक ए बल्ब है
और यहाँ पर एक दूसरा बी बल्ब है, दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है और मेन सप्लाई लाइन से किया हुआ है, जिसका वोल्टेज सप्लाई कितनी दे रखी है हमें 220 वोल्ट। उसने पूछा यहाँ से करंट कितना ड्रॉन होगा। पहले हम देखते हैं कि पैरेलल है तो यहाँ पे रेसिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए पे आते हैं। ए जो है उसकी पावर सप्लाई कितनी है 100 वॉट और वोल्टेज है 220। सिमिलरली बी जो है उसकी पावर सप्लाई, क्योंकि वॉट है यानी पावर हो गई, और सप्लाई ये भी कितने पे है 220 पे। हमें पता है कि अगर हमें इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना है तो हमें रेसिस्टेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने इसका रेसिस्टेंस निकाला, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन, मैं मान लेती हूँ एक बल्ब का रेसिस्टेंस R1 है। अब आप बी के लिए लोगे तो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन इसका रेसिस्टेंस R2। पावर कितनी दे रखी है 100, वोल्टेज कितना है 220 जिसका स्क्वायर है अपॉन R1। R1 को इंटरचेंज कर देते हैं, 220 इंटू 220 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 21 का स्क्वायर हो गया 484 ओम। यहाँ पे आ गया एक रेसिस्टेंस एक बल्ब का। अब दूसरे बल्ब का देखते हैं, पावर कितनी दे रखी है 60, वी स्क्वायर अपॉन आर कितना होगा रेसिस्टेंस के लिए, वी तो दे रखा है हमें, तो यहाँ भी पुट कर लेते हैं 220 इंटू 220 अपॉन R2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आप जानते हो ये फॉर्मूला। सीधे R2 निकाला यहाँ पे 220 इंटू 220 अपॉन 60। हम इसको अभी फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं, बाद में चेक कर लेंगे क्या होगा। तो यहाँ पर आ गया 211 से कर दिया 2420 बाय 3, 2224 और फिर 2, ठीक है 22 है। यहाँ से हमने इसको कट किया, एक बार और रीचेक कर लें कि आगे गलती ना हो हमारी। ठीक है 2420 ओम सही है यहाँ पे। अब आपके पास दोनों बल्ब के रेसिस्टेंस आ गए। अब इन दोनों को आपने पैरेलली कनेक्ट किया है, तो पैरेलली कनेक्ट के लिए आपको पता है कि हम सीधे सॉल्व करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना है हमारे पास 1/484, ठीक है, और R2 कितना है 1/2420 बाय 3। आपको पता है ये 3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो 1/484 प्लस 3/2420। आपने इसका एलसीएम लिया, पहले देख लेते हैं कि क्या ये इसके टेबल से कट जाएगा। अगर इसका एलसीएम ऐसा आ जाए तो बेस्ट है, 20 है ना, 5 4 जा, बिल्कुल सही। तो 2420 एलसीएम आ गया, ये 484 5 जा ही होता है 2420, प्लस यहाँ पर क्या है 3, आंसर क्या आया 8/2420, ठीक है, 1/R। और R क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, 2420 अपॉन 8, 2 के टेबल से कट किया, ठीक है, और कर लेते हैं। अभी हम फ्रैक्शन में ही छोड़ रहे हैं। हमें पूछा क्या था, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन। आपसे करंट पूछा है और आप जानते हो बाय ओम्स लॉ कि V इक्वल्स टू होता है IR। अगर आपको यहाँ पर इस पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस पता हो, वो आपको पता लग चुका है, जो कि 605/2 ओम है। यूनिट जरूर लिखनी है ओम। और आपको यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई भी दे रखी है, तो 220 सप्लाई करंट आपसे पूछा है और रेसिस्टेंस कितना है 605/2। इधर मल्टीप्लाई में ले गए 440/605। आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.72 और कुछ भी समथिंग है, आप नियरली लिख दीजिएगा 0.72, आई थिंक 7 आएगा, 0.73 एम्पियर। यानी आपको यहाँ पे पता लग गया। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन बहुत इजी था। पहले आपने दोनों बल्ब की सेपरेट रेसिस्टेंस निकाला, फिर उसको पैरेलली अरेंज करके पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस निकाला, और फिर आपसे पूरे सर्किट का करंट पूछा था। तो वोल्टेज सप्लाई गिवन थी मेन सप्लाई की कि वो 220 वोल्ट पर है, और वहां से ओम्स लॉ का यूज करके आपने इसे सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको और कोई वीडियो की नीड हो तो प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।